Welcome everyone. I, Dr. Anjali Saxena, welcome you all. Dear learners, this is the last lecture of this video lecture series. In this lecture, we will discuss Unit 2, that means spectroscopy and stereochemistry. We will discuss all possible 2 marks question of these topics, including the questions which are of university examination. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. Unit 2 contains 2 chapters. First one is spectroscopy and second one is stereochemistry. स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो टेक्निक्स हमें देखनी है वो है यूवी, आईआर और एनएमआर, जबकि स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कायरल ड्रग्स को समझना है. तो आइए वन बाय वन इन टॉपिक्स को समझते हैं. डियर लर्नर्स, इन सभी टॉपिक्स के डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स AKTU सेक्शन में यूनिट वाइज प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिनके थ्रू आप 7 मार्क्स की तैयारी कर सकते हैं. मैंने अपनी वन शॉट वीडियोस में यूनिवर्सिटी के 7 मार्क्स के आए हुए क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किए हैं पूरे. आप वहां से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. डियर लर्नर्स, तो इन टॉपिक को कवर करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं लैम्बर्ट्स-वियर्स लॉ के क्वेश्चंस के साथ. लैम्बर्ट्स-वियर्स लॉ, जिसका ये न्यूमेरिकल आता ही आता है सेक्शन ए में. कभी कभार कोई सेमेस्टर ऐसा होता है इसमें सेक्शन ए में ये क्वेश्चन नहीं आता. सेक्शन बी में और सी में भी ये क्वेश्चन आता है. वहां पर न्यूमेरिकल अपना 2 मार्क्स का या 3.5 मार्क्स का ही होता है, जिसके साथ लैम्बर्ट्स-वियर्स लॉ की थ्योरी या फॉर्मूला ड्राइव करने को आता है. तो देखते हैं क्या न्यूमेरिकल है. ये यूनिवर्सिटी का आया हुआ क्वेश्चन है. A solution shows a transmittance of 20%, यानी कि 20% लाइट ट्रांसमिट हो रही है. 100% रेडिएशन अगर आ रहा है या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन 100 है तो उसमें से 20 ट्रांसमिट हो रही है. कैप्ट इन अ सेल ऑफ दिस थिकनेस, 22.5 सेंटीमीटर थिकनेस है. कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन इफ द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट इज दिस. मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट दिया हुआ है, L दिया हुआ है, ए निकालने के लिए ट्रांसमिटेंस दी हुई है और हमसे कंसंट्रेशन पूछी है. तो सबसे पहले तो फॉर्मूले देख लेते हैं क्या फॉर्मूले हैं. डियर लर्नर्स, ये वो फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है लैम्बर्ट्स-वियर्स लॉ के लिए. A is equals to epsilon CL, where A is the absorbance, epsilon is the molar absorptivity coefficient, C is the concentration, L is the path length. अब इस क्वेश्चन में हमें L पाथ लेंथ दी हुई है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट दिया हुआ है, ट्रांसमिटेंस दी हुई है जिससे हम A निकाल लेंगे और हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है. देखिए, जो एब्जॉर्बेंस होता है वो log 1/t के बराबर होता है, या हम इस तरीके से देख सकते हैं. A का फॉर्मूला होता है log I0/IT, where I0 is the intensity of इंसिडेंट रेडिएशन, IT इज द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन. तो देखिए जरा, हमें ट्रांसमिटेंस कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 20. ठीक है, 20%. तो 100 में से 20 ट्रांसमिट हो रहा है, तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे. अब A की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे अपने इस फॉर्मूले में, जिसमें हमें C की वैल्यू यहाँ पर निकालनी होगी कंसंट्रेशन को. तो जरा वीडियो पॉज करिए और कैलकुलेट करिए आपका क्या आंसर आ रहा है. देखिए, क्या आपका आंसर ये आ रहा है. दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल. ये लेटेस्ट आया हुआ न्यूमेरिकल है और मैं अगर आपको बताऊं तो ये सेम डिजिट्स के साथ न्यूमेरिकल 3 बार आया है आज तक AKTU इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में. तो कह सकते हैं न्यूमेरिकल्स में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये. आइए मूव करते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ. एक अगला क्वेश्चन लैम्बर्ट्स-वियर्स लॉ का ही. द परसेंटेज ट्रांसमिटेंस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंपाउंड इज 20%. फिर 20% ट्रांसमिट हो रहा है, इतने टेम्परेचर पर, इतने वेवलेंथ का. अब हमें कंसंट्रेशन दे रखी है, पाथ लेंथ दे रखी है, हमसे एब्जॉर्बेंस पूछी है और मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट पूछा हुआ है. तो ट्रांसमिटेंस 20% दी हुई है, तो पहले वाले फॉर्मूले की तरह हम कर लेंगे. ये 2 फॉर्मूले हमें आते ही हैं. 20% लाइट ट्रांसमिट हो रही है, तो ये हो जाएगा log 100/20, तो जिससे कि आ जाएगा आपका आंसर 0.6990. ये तो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू हो गई. अब आप ट्रांसमिटेंस निकाल दीजिए. ट्रांसमिटेंस के लिए हमें कंसंट्रेशन दी हुई है, यहाँ पर कंसंट्रेशन के साथ पाथ लेंथ भी दी हुई है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट यहाँ पर हमें निकालना है. सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस. तो इनको आप खुद कैलकुलेट करिए, कोई न्यूमेरिकल निकालिए, वैल्यू पुट करके देखिए. बढ़ते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ. गिव द पॉसिबल ट्रांजिशन इन CH3 CH2 CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इन मॉलिक्यूल में हमें पॉसिबल ट्रांजिशंस निकालने हैं.
पॉसिबल ट्रांजिशन, पहले तो अगर हम समझें ट्रांजिशन कितने तरीके के होते हैं, देखिए जो ट्रांजिशन होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन और एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ये वो 4 ट्रांजिशन है जो कि पॉसिबल होते हैं। हर वो कंपाउंड जिसके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा, तो कोई भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो उसके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, वहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्साइटेड होकर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। तो ये वाला ट्रांजिशन तो ऐसा है जो सभी मॉलिक्यूल में होगा, जबकि ऐसे सभी मॉलिक्यूल जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर पाई एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। ये जो नॉन बॉन्डिंग वाले हैं, डिपेंडिंग ऑन द अवेबिलिटी, क्योंकि सिग्मा है तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सभी के पास होगा, तो ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं, और अगर पाई की अवेबिलिटी है तो ये पाई एंटी बॉन्डिंग में भी जा सकते हैं। तो जरा देखते हैं अपने अगले क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखिए आपको ये मॉलिक्यूल दिखाए हुए हैं। इन मॉलिक्यूल में देखिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए इसमें कितने तरीके के इलेक्ट्रॉन है। क्या आपको ये समझ में आता है इसमें केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा? एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 3 हाइड्रोजन और एक यहाँ इनके बीच में बॉन्ड। इस कार्बन की 2 बॉन्ड यहाँ पर पूरे हो रहे हैं, एक ये 2 एटम हाइड्रोजन के जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखें तो आपको सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो एटम जब होंगे तभी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। जब कभी भी आपको मॉलिक्यूल में O, नाइट्रोजन, F, Cl, Br, I ये हेट्रो एटम दिखाई दे जाएं तब N इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अब देखिए जरा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्साइटेड होकर कहाँ जाते हैं? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो इसमें पॉसिबल ट्रांजिशन हो गया। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्साइटेड होकर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं, जबकि पाई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर पाई एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं। तो यहाँ 2 पॉसिबल ट्रांजिशन हो गए, यहाँ भी 2 पॉसिबल ट्रांजिशन होंगे, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे और पाई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर पाई एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। अब क्वेश्चन तो यही था कि पॉसिबल ट्रांजिशन पूछा है, लेकिन पॉइंट ये है अगर आपसे एक स्टेप आगे का क्वेश्चन पूछ ले विच वन विल बी यूवी एक्टिव, तो हर वो कंपाउंड जो अनसैचुरेटेड होता है, डजंट मैटर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, हमें एन इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, अगर उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो यूवी एक्टिव होगा। तो अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो ये है इनएक्टिव, दिस कंपाउंड इज इनएक्टिव, दिस कंपाउंड इज एक्टिव, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो यूवी एक्टिव, क्योंकि इनके पास अनसैचुरेशन है। दिस इज द कंडीशन फॉर यूवी एक्टिव कंपाउंड्स। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रल डेटा बी यूजफुल टू डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग कंपाउंड्स? यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पर इन पर डिफ्रेंशिएट करना है, इथाइल बेंजीन एंड स्टाइरीन। और इस कंपाउंड में देखिए यहाँ पर कुछ रूल है, यहाँ पर जैसे कि हमें सबसे पहले इन 2 मॉलिक्यूल का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, अब देखिए इथाइल बेंजीन, देखिए जो ये इथाइल बेंजीन है इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होगा। ये बेंजीन रिंग है, यहां CH2 CH3, जबकि अगर आप स्टाइरीन का फॉर्मूला देखें, अब तक आप ब्यूना एस की स्टडी कर चुके होंगे, तो आप S और स्टाइरीन, दिस इज स्टाइरीन। तो यहां पर आप 3 कंडीशन देखिए, 3 कंडीशन ये है कि अनसैचुरेशन देखिए है या नहीं, नंबर ऑफ अनसैचुरेशन देखिए है या नहीं, फिर कॉन्जुगेशन देखिए। कॉन्जुगेशन हमेशा वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज कर देता है। ये तीनों पॉइंट जैसे जैसे इंक्रीज होते चले जाएंगे वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए जरा, यहां पर अनसैचुरेशन है, ये देख सकते हैं आप, नंबर ऑफ अनसैचुरेशन 3 है, जबकि इस केस में देखें तो नंबर ऑफ अनसैचुरेशन 4 है। तो अगर देखें तो दोनों ही अनसैचुरेटेड हैं, लेकिन नंबर ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। अगर आप देखें इस मॉलिक्यूल में स्टाइरीन में कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, तो यहाँ कॉन्जुगेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू इथाइल बेंजीन। तो जो स्टाइरीन है वो ज़्यादा वेवलेंथ पर होगा, जबकि इथाइल बेंजीन कम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन इथाइल बेंजीन एंड स्टाइरीन। कॉन्जुगेशन दोनों तरफ है, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है,
बट यहाँ पर मोर है, जिसकी वजह से ये ग्रेटर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। ओके, अब देखिए जरा अगला कंपाउंड देख लीजिए। अगला कंपाउंड ये है, अब इसका आंसर आप बताइए। इस कंपाउंड के लिए आप बताइए, क्या दोनों ही अनसैचुरेटेड हैं? यस, दोनों ही अनसैचुरेटेड हैं। नंबर ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पर है 2, यहाँ पर भी है 2। जरा आप कॉन्जुगेशन देखिए, कॉन्जुगेशन में देखिए डबल सिंगल सिंगल डबल, तो यहाँ पर कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है इस कंपाउंड में। जबकि यहाँ देखते हैं, यहाँ पर डबल सिंगल डबल सिंगल, तो यहाँ कॉन्जुगेशन है। जब कॉन्जुगेशन है तो ये ग्रेटर लैम्डा मैक्स पर एब्जॉर्ब होगा। तो वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा। आइए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन विच वन विल एग्जिबिट हायर वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स इन यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रा ऑफ दिस एंड दिस। अब आप इसका आंसर जानते हैं अच्छे तरीके से, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इन दो कंपाउंड को देख लीजिए। इन दो कंपाउंड की पहले स्ट्रक्चर देखिए आप। अगर आप एसीटोन देखें तो एसीटोन की स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देनी चाहिए इस वक्त, जबकि इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देनी चाहिए। तो अनसैचुरेशन है दोनों में ही, यस, ठीक। नंबर ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पर 1 है, जबकि यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा होगा। अब देखते हैं कॉन्जुगेशन, यहाँ तो 1 है तो कॉन्जुगेशन का मतलब ही नहीं है एसीटोन में, तो कोई कॉन्जुगेशन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जरा दूसरी तरफ देखिए आप, यहाँ पर डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन आ रहा है। जब कॉन्जुगेशन आ रहा है तो कॉन्जुगेशन होने की वजह से दिस कंपाउंड विल एब्जॉर्ब एट ग्रेटर लैम्डा मैक्स। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनालाइज द इफेक्ट ऑफ पोलर सॉल्वेंट ऑन पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन इन एसीटोन। डियर लर्नर्स, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो एज अ सॉल्वेंट यूज होते हैं। अब सैचुरेटेड कंपाउंड पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि अब पोलरिटी का कोई इफेक्ट होता है हमारे पॉसिबल ट्रांजिशंस पर। अगर हम देखें तो यूवी एक्टिव ट्रांजिशन केवल 2 ही होते हैं, या तो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन हो किसी के पास, या एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होंगे। ये यूवी एक्टिव कंपाउंड शो करेगा। हर वो कंपाउंड जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन है वो यूवी एक्टिव होगा। तो केवल यही 2 ट्रांजिशन ऐसे हैं जो यूवी एक्टिव कंपाउंड शो कर सकता है। अब पॉइंट ये है क्या इन ट्रांजिशन पर पोलैरिटी का कोई इफेक्ट पड़ता है? तो मैंने आपको 4 शिफ्ट्स पढ़ाए हैं। एब्जॉर्प्शन शिफ्ट अगर आपको याद हो कुछ इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था, बाथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ये मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया था एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम और वेवलेंथ के बीच में, तो ये मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाया था। तो देखिए जरा, जब जब पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होता है तो नॉन पोलर के केस में ट्रांजिशन का लेवल ये है, जबकि पोलरिटी के केस में एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जो E1 है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी E2 से, और हम जानते हैं E जो होता है, एनर्जी जो होता है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर E1 की वैल्यू ज़्यादा है तो लैम्डा 1 की वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू लैम्डा 2। तो पोलरिटी ने क्या किया, पोलरिटी ने लैम्डा की वैल्यू बढ़ा दी। तो एब्जॉर्प्शन ग्रेटर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जब जब वेवलेंथ ग्रेटर लैम्डा मैक्स की तरफ शिफ्ट होता है इसको बोलते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। तो पोलैरिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन पे? बाथोक्रोमिक शिफ्ट शो करता है। तो यहाँ क्वेश्चन था एसीटोन का, और एसीटोन एज अ पोलर सॉल्वेंट काउंट होता है, तो इनडायरेक्टली हमसे पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग पर पोलैरिटी का इफेक्ट पूछा हुआ है। यहाँ पूछा नहीं है, बट मैं आपको पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग के साथ साथ एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग का भी दिखा देती हूँ। एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग के लिए एनर्जी कुछ इस तरीके से होता है कि एनर्जी लेवल डाउन तो होता है, बट पोलरिटी के केस में ये ज्यादा डाउन हो जाता है। इस तरीके से देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, E1 की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू E2। जब E1 की वैल्यू कम है तो जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो एब्जॉर्प्शन किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है? एब्जॉर्प्शन शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है इन केस ऑफ एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन में पोलरिटी इफेक्ट पर। तो क्या होगा, तो जब कभी भी पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे तो एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट शो करेगा, जिसको हम ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा।
आइए मूव करते हैं अपने 8th क्वेश्चन पर। डिफाइन क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कलर प्रोवाइडिंग ग्रुप। ऑक्सोक्रोम विच इज कलर एनहेंसिंग ग्रुप। जितने भी अनसैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं वो क्रोमोफोर होते हैं, जितने भी सैचुरेटेड होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑक्सोक्रोम होते हैं। तो क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम देख लेते हैं एक बार। जो क्रोमोफोर होते हैं दे आर कलर बियरिंग ग्रुप, जैसे कि बेंजीन आपका कलरलेस है, लेकिन NO2 जिसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है वो येलो कलर का होता है। तो ये NO2 फंक्शनल ग्रुप है जो कि येलो कलर प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको बोलते हैं क्रोमोफोर। क्रोमोफोर्स आर अनसैचुरेटेड ग्रुप, कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो जितने भी अनसैचुरेटेड ग्रुप होंगे दे विल बी क्रोमोफोर। अब देखते हैं ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं। ऑक्सोक्रोम इज अ सैचुरेटेड ग्रुप विच इज नॉट अ क्रोमोफोर themselves, but when they are added or their presence can cause the increase in the color intensity of compound, they are known as oxochrome. तो जैसे जिनके पास भी लोन पेयर है OR, NR2, NHR, SH, they all are oxochromes. आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ डू ऑक्सोक्रोम इंक्रीज कलरिंग पावर ऑफ क्रोमोफोर। डियर लर्नर्स, ये क्वेश्चन सेक्शन सी का आया हुआ है, 2022-23 में ये क्वेश्चन आया था और ये 2 नंबर का ही है और एक अच्छा क्वेश्चन है कि भाई ऑक्सोक्रोम कलरिंग पावर कैसे एनहेंस करते हैं क्रोमोफोर की। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, जो ऑक्सोक्रोम होते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, क्रोमोफोर के कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं और जैसे ही कॉन्जुगेशन एनहेंस होता है आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो जब लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो पाथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगा, कलर की इंटेंसिटी एनहेंस हो जाएगी। यही रीजन है ऑक्सोक्रोम के कलर एनहेंस करने का। Oxochrome shift the absorption band towards the red end of the spectrum, that means towards longer wavelength, because it has the ability to extend conjugation of chromophore by sharing of non-bonding electrons. ठीक, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A diene molecular formula C5H6 show an intense peak at lambda max 217 nanometer, while another diene, दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला अलग है, C5H8 shows an intense peak at this wavelength 175, यानी कि 217 ज्यादा है 175 कम है। तो जो 217 वाला है उसमें कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन आ रहा होगा एज कंपेयर टू दिस nanometer in their UV spectra. Giving proper explanation, assign the structure of two dienes. 2 मार्क्स का आया हुआ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से आप सॉल्व कर दीजिए इसको। एक फॉर्मूला दे रखा है आपको C4H6, एक दे रखा है C5H8। ये 217 नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब हो रहा है, ये 175 नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब हो रहा है। इसमें आपको 4 कार्बन की चेन बनानी होगी। ठीक, इसमें आपको 5 कार्बन की चेन बनानी होगी। अब इस पे 4 हाइड्रोजन, 4 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन है। पहले तो डाईईन है तो 2 डबल बॉन्ड आ रहे होंगे। ठीक, कॉन्जुगेशन आ रहा है जिसलिए दूसरा टोन दिखाई दे रहा है आपको। ये भी डाईईन है, ये डाईईन है, जरा इस तरीके से देख लीजिए। और भी पॉसिबल स्ट्रक्चर है, इसका केवल यही पॉसिबल नहीं है, और भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरी कर दीजिए। जब आप पूरी वैलेंसी हाइड्रोजन से कर देंगे तो आपको इस तरीके का कंपाउंड दिखाई देगा। अब आप देख लीजिए क्या अनसैचुरेशन है, दोनों तरफ अनसैचुरेशन है, दोनों में 2 अनसैचुरेशन है। यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर नहीं, जिसकी वजह से वेवलेंथ दिखाई दे रही है। तो ये इसका स्ट्रक्चर असाइन हो गया। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, तो यहाँ पर हम IR के क्वेश्चन शुरू कर चुके हैं। अब तक हम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के, इंक्लूडिंग लैम्बर्ट्स-बियर्स लॉ के न्यूमेरिकल के साथ। अब हम मूव कर रहे हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 आइसोमर्स दिए हुए हैं X एंड Y, हैविंग मॉलिकुलर फॉर्मूला C3H6O। गिव IR बैंड नियर दिस एंड दिस। देखिए यहाँ पर आपको एब्जॉर्प्शन याद रखनी पड़ेगी। जैसे ही आपको 1600 से 1700 के बीच में कुछ भी दिखाई देता है, 1720, 1750 भी इंक्लूड कर लीजिए, तो 1600 से 1750 तक कुछ भी दिखाई दे तो वो C डबल बॉन्ड O है। अब C डबल बॉन्ड O कहाँ कहाँ आता है, C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड में आता है, C डबल बॉन्ड O एसिड में आता है, C डबल बॉन्ड O एल्किल हैलाइड में आता है, एसाइल हैलाइड में आता है, और अमाइड्स में आता है C डबल बॉन्ड O NH2।
है ना। और देखिए एस्टर में आता है C डबल बॉन्ड OOR। अब ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है। तो अब आप देखिए आपके कंपाउंड के पास केवल एक ही ऑक्सीजन है। जब एक ही ऑक्सीजन है तो देखिए क्या इसमें जो मैं अब दिखा रही हूँ आपको हाईलाइट कर रही हूँ, क्या आपको दिखाई देता है इसमें 2 ऑक्सीजन चाहिए? क्या आपको दिखाई देता है इसमें हैलाइड चाहिए, इसमें नाइट्रोजन एटम चाहिए, इसमें 2 ऑक्सीजन चाहिए एस्टर में? तो पॉसिबल स्ट्रक्चर आपकी किधर की तरफ जा रही है? पॉसिबल स्ट्रक्चर अब इधर की तरफ जा रही है। लेकिन एक आपको 3550 भी दिखाई दे रहा है। 3550 पर एल्कोहल्स होते हैं। तो ये हमें एब्जॉर्प्शन कुछ याद रखनी पड़ती है, आइडिया रखना पड़ता है, और इस फॉर्मूले से हम आगे बढ़ते हैं। तो जरा देखिए आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C3H6O। तो आइसोमर X जो कि 3550 शो कर रहा है वो कोई एक बिलोंग करता होगा एल्कोहल के लिए। तो हमने इसके एल्कोहल की स्ट्रक्चर बना दी। ठीक है, क्योंकि C3H6O लगाने 6 हाइड्रोजन तभी पॉसिबल है जब एक डबल बॉन्ड आए। वो डबल बॉन्ड आप बीच में भी लगा सकते थे। ठीक, अब आप देखिए अगला है जो कि आपको किस रेडिएशन पे एब्जॉर्ब हो रहा है, 1710 का बैंड शो कर रहा है। तो ये कीटोन होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर असाइन करनी होती है। ये आपको याद रखने पड़ते हैं एब्जॉर्प्शंस जो होते हैं। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 12th क्वेश्चन की तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ IR स्पेक्ट्रा डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरमॉलिकुलर एंड इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्वेश्चन लगभग 2018-19 का आया हुआ है, जिसमें हम IR स्पेक्ट्रा के बेसिस पर ऐसे कंपाउंड जिनमें इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो और इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो उनको डिफरेंशिएट करवाते हैं। तो यस, ऑन द बेसिस ऑफ IR स्पेक्ट्रा वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमॉलिकुलर एंड इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए वो कंपाउंड जिनके पास इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दे गिव ब्रॉड बैंड एंड विच इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, जबकि ऐसे कंपाउंड जो कि इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं दे गिव शार्प बैंड which is independent of concentration. This is the difference between the compound having intermolecular hydrogen bonding and intramolecular hydrogen bonding जब वो IR स्पेक्ट्रा शो करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। How many fundamental vibration degree of freedom are expected for the following molecules? CO2, H2O, C2H2। डियर लर्नर्स, हालांकि ये बहुत डिटेल में आपको समझाया जा सकता है, बट मैं इस टाइम 2 मार्क्स के क्वेश्चन कवर कर रही हूँ, तो मैं बस उतनी ही जानकारी दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देके बेसिक समझा के आपको नहीं कवर करा पाऊंगी इस वक्त। तो पॉइंट ये है कि हम जब ये निकालते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन डिग्री, ये 2 तरीके के केस होते हैं। इनके 2 फॉर्मूले हैं। एक तो है लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, एक है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला होता है 3n-5, जबकि नॉन लीनियर के लिए होता है 3n-6। जहां n क्या है? n है नंबर ऑफ एटम। जिस मॉलिक्यूल के आप निकाल रहे हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमें केस दिए हुए हैं उसमें लीनियर कैटेगरी के एग्जाम्पल है CO2 और C2H2, जबकि नॉन लीनियर का एग्जाम्पल है H2O। ठीक, अब इसका देखिए आप लीनियर है तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 3n-5। अब n कितने हैं इसमें? 1 और 2, 3 एटम है CO2 में, तो ये हो जाएगा 3 × 3-5, 9-5, तो ये 4 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसमें कितने ट्रांजिशनल होते हैं, कितने रोटेशनल होते हैं, ये भी बताया जा सकता है, लेकिन अभी आपसे सिर्फ इतना ही पूछा हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे 3n-5, तो यहाँ n की वैल्यू है 2 और 2 4, तो 3 × 4-5, तो ये आंसर आ जाएगा 7। ठीक, अब देखिए H2O नॉन लीनियर है, 3n-6 लगा दीजिए, 3 × 3-6, आंसर आ जाएगा 3। और कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ जो नॉन लीनियर कैटेगरी के हैं, या अब नया क्वेश्चन बनता है तो क्या आ सकता है, जैसे कि H2O, C2H6, SO2, CH4, ये नॉन लीनियर के एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करके देखिए अब किसकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन है ये, एक्सप्लेन वाई CO2 इज IR एक्टिव एंड N2 इज IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल। डियर लर्नर्स, क्या कंडीशन है किसी भी कंपाउंड के IR एक्टिव होने के लिए? IR एक्टिव होने के लिए कंडीशन है कि कंपाउंड शुड हैव डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल, 2 पोल्स का बन जाना।
यहाँ ये पूछा हुआ है CO2 तो IR एक्टिव है बट N2 IR इनएक्टिव है, ऐसा क्यों? देखिए CO2 के भी सभी फॉर्म्स IR एक्टिव नहीं होती हैं, लिमिटेड इसके कुछ वाइब्रेशंस होते हैं जो कि IR एक्टिव होते हैं। तो जो CO2 है इसकी कुछ फॉर्म्स जो होती हैं वो डाइपोल मोमेंट शो करती हैं जिसकी वजह से ये IR एक्टिव है, जबकि अगर आप N2 देखें तो ये डाइपोल मोमेंट शो नहीं करेगा। दिस इज मेड अप ऑफ सेम एटम्स N और N, तो ये कोई डाइपोल मूवमेंट शो नहीं करेगा। ये पोलराइजेबिलिटी तो शो कर सकता है बट ये कोई भी डाइपोल मूवमेंट शो नहीं करेगा क्योंकि N2 के पास कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं है। दैट्स व्हाई N2 इज IR इनएक्टिव। आइए मूव करते हैं अपने 15th क्वेश्चन की तरफ। IR स्पेक्ट्रा आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड एज फिंगरप्रिंट रीजन। ये क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा आपके पेपर में, चाहे हालांकि ये मिलेगा आपको क्वेश्चन सेक्शन बी या सेक्शन सी में, जहां पर आपसे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के साथ ही क्वेश्चन अटैच होता है। क्यों IR स्पेक्ट्रा को फिंगरप्रिंट की तरह कहा जाता है? पहले तो समझते हैं कि भाई फिंगरप्रिंट रीजन है क्या। इस रीजन को फिंगरप्रिंट रीजन बोलते हैं, ठीक है। अब इसका आसपास कई सारी आपको दिखा सकते हैं, 667 से 1400 समथिंग भी दिखा सकते हैं। ये अलग अलग बुक में अलग अलग दी हुई हैं, तो आप याद रखने के कंसेप्ट से मैंने एक सिंपल सा बताया आपको, आप 600 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स याद रख सकते हो। अब ये फिंगरप्रिंट रीजन है, इसे फिंगरप्रिंट क्या कहते हैं? और जो 1500 ऑनवर्ड्स होता है 4000 तक उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन। तो किन्हीं भी दो कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप रीजन का स्पेक्ट्रा तो सेम हो सकता है लेकिन कभी भी फिंगरप्रिंट रीजन का स्पेक्ट्रा सेम नहीं होगा। two compounds may have same spectra of functional group region but they always differ in fingerprint region। हर एक कंपाउंड का एक यूनिक स्पेक्ट्रा होता है जो हमें फिंगरप्रिंट रीजन में मिलता है। जिस तरीके से कभी भी दो ह्यूमन बीइंग के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते, इसी तरीके से किन्हीं भी दो कंपाउंड के फिंगरप्रिंट रीजन कभी भी सेम नहीं हो सकते। इसीलिए IR स्पेक्ट्रा को कंपाउंड का फिंगरप्रिंट भी कहा जाता है। देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, if two molecule contain the same functional group they show similar absorption above 1500 centimeter inverse, जिसे आप functional group region भी कहते हो, but their spectra differ in fingerprint region। that's why IR spectra is also characterized as fingerprint region। ठीक, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से एक अच्छा क्वेश्चन IR का। Two isomers A and B having molecular formula C3H6O and IR absorption at 1650 centimeter inverse and 1710 centimeter inverse respectively। तो A का हमें मिल रहा है 1650 यानी कि दोनों में C डबल बॉन्ड O है, और एक में हमें मिल रहा है 1710। अब ऑक्सीजन एक है, 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो देखिए जरा, आइसोमर A IR बैंड नियर 1650 के पास शो कर रहा है, दिस बिलोंग्स टू एन एल्डिहाइड, और वहीं जो 1710 है वो एक कीटोन होगा। तो पॉसिबल जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उससे हमने स्ट्रक्चर बना लिया है। तो ये आपको एब्जॉर्प्शन याद रखने पड़ेंगे, याद हो जाते हैं, यही लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं कीटोन के। आइए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 17th क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर से बाहर कोई भी आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी का 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इवन 7 नंबर के क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चन से शुरू होंगे। What is the selection rule for a molecule to show NMR spectrum? तो अब हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पर आ चुके हैं। NMR स्पेक्ट्रम का सिलेक्शन रूल क्या है? इसका सिलेक्शन रूल है डेल्टा M ±1 होना चाहिए। ये दिस इज द सिलेक्शन रूल फॉर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये क्या है? इसका मतलब ये है ट्रांजिशंस इन विच द क्वांटम नंबर m चेंजेस बाय 1 आर अलाउड ओनली। केवल वही कंसीडर होंगे जिनका m की वैल्यू प्लस या -1 के बराबर होगी, यानी कि जो क्वांटम नंबर m है वो 1 के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है, केवल वही NMR एक्टिव होंगे। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Why TMS is used? इस क्वेश्चन के बिना पेपर पूरा नहीं होगा, ये क्वेश्चन 100% मिलेगा। Why TMS is used as an internal indicator in NMR spectroscopy? सेक्शन A में भी आता है, सेक्शन ऑफ B और C में तो 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। C में मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जहाँ NMR का न्यूमेरिकल आएगा और इस क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले तो भाई हम TMS की स्ट्रक्चर देखें कि टेट्रामिथाइल साइलेन की स्ट्रक्चर क्या है।
टेट्रामिथाइल साइलेन, जिसमें एक साइलेन है, 4 मिथाइल के मॉलिक्यूल इससे अटैच हैं। ठीक, अब यही क्यों यूज होता है इसको देखते हैं। देखिए जो टीएमएस है एज अ रेफरेंस या इंटरनल इंडिकेटर यूज होता है क्योंकि ये केमिकली इनर्ट होता है एंड मिसेबल विद ऑल रेंज ऑफ सॉल्वेंट्स, इजीली सभी सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, उनके साथ कोई केमिकल रिएक्शन ये नहीं देता है। इसी के साथ साथ इसके पास 12 इक्विवेलेंट प्रोटोन है, ये 12 इक्विवेलेंट प्रोटोन है जो कि 1 शार्प सिग्नल देते हैं। इट इज highly volatile and can be easily removed to get back the sample। ये highly volatile होता है तो easily remove किया जा सकता है। It does not take part in intermolecular association with the sample। So these are the reason जिनकी वजह से केवल TMS को ही as a standard use किया जाता है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। आइए मूव करते हैं अपने 19th क्वेश्चन पर। तो अभी तक हम 18 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं यूनिवर्सिटी के आए हुए। तो हम लगभग 6 से 7 ईयर्स के पेपर यूनिवर्सिटी के उनके सभी क्वेश्चन को यहाँ इंक्लूड किए हुए हैं और इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 से 3 बार भी सेम डिजिट के साथ आए हुए हैं। प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ सिग्नल्स एंड देयर स्प्लिटिंग पैटर्न इन दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड। तो नंबर ऑफ सिग्नल तो आपको निकालने आते ही हैं। देखिए जरा, ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है। सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। CH3C Cl Cl CH3। अब आप इसमें मैग्नेटिकली जो इक्विवेलेंट प्रोटोन है उनको ढूंढिए। CH3O CH2 CH3। देखिए ये जो कंपाउंड है जिसके पास भी हाइड्रोजन है वो सिग्नल देगा। तो जरा देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये जिस मैग्नेटिक फील्ड को फील करेगा, एक तरफ ये किसी से भी नहीं जुड़ा है जबकि दूसरी तरफ ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जो कंडीशन इस मिथाइल की है वही कंडीशन इस मिथाइल की है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है जिसकी वजह से यहाँ पर केवल एक सिग्नल मिलेगा। नंबर ऑफ सिग्नल जो मिलेंगे दैट विल बी 1, जिसे हमने A से रिप्रेजेंट किया है। इससे आगे हमसे पूछा नहीं है। अगर एनएमआर स्पेक्ट्रम बताते तो हमें स्प्लिटिंग बतानी होती। स्प्लिटिंग डिपेंड करती है एडजेसेंट प्रोटोन पर। तो देखिए जरा, यहाँ पर क्या कोई एडजेसेंट प्रोटोन है? नहीं, तो ये स्प्लिटिंग होगी नहीं। 0+1 होगी, n+1 रूल के अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग होती है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए, इसके पास हाइड्रोजन है, ये सिग्नल देगा, तो एक सिग्नल मिल गया हमें। अब यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, लेकिन क्या ये CH2 उसी कंडीशन में है जिसमें CH3 है? यहाँ पर एक तरफ देखें तो ये किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है और दूसरी तरफ ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और ये CH2 है जो एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ CH3 से बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी कंडीशन डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट सिग्नल देगा। अब देखिए, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, लेकिन ये एक तरफ केवल ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, जबकि ये वाला CH3 अगर आप देखें राइट साइड वाला तो ये CH2 से बॉन्डेड है, तो इसकी कंडीशन डिफरेंट है। जब कंडीशन डिफरेंट है तो ये अलग सिग्नल देगा, अलग सिग्नल देगा, तो यहाँ पर हमें कंपाउंड के लिए सिग्नल जो मिल गए वो मिल गए 3। तो यहाँ पर जो हमें मिलेंगे सिग्नल्स दैट विल बी 3, जिसे हमने A, B और C से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस तरीके से है। अगर हमें यहाँ पर स्प्लिटिंग पैटर्न देखना हो तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो n+1। अब n है, पड़ोसी के पास हाइड्रोजन एटम, क्या पड़ोसी के पास और हाइड्रोजन एटम है? नहीं, तो ये 0+1 में सिग्नल देगा। अब जरा इधर देखिए, यहाँ पर है ये हाइड्रोजन, इसके एक तरफ ऑक्सीजन है एक तरफ CH3 है, तो इसका एडजेसेंट CH3 हुआ जिसके पास 3 हाइड्रोजन है। पड़ोस में कितने प्रोटोन है? तो केवल 3 ही तो है, तो n+1, तो ये होगा 3+1। इसको देखिए, n+1, इसके पड़ोसी केवल CH2 है, जब पड़ोसी CH2 है उसके पास 2 प्रोटोन है, 2+1। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। आइए मूव करते हैं अपने 20 क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विवेलेंट प्रोटोन? इक्विवेलेंट प्रोटोन क्या होते हैं? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटोन को केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटोन माना जाता है। तो हम ये समझ सकते हैं जिनका केमिकल शिफ्ट सेम होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट प्रोटोन। प्रोटोन्स विथ सेम केमिकल शिफ्ट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट प्रोटोन। और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन आ जाए तो जिनका केमिकल शिफ्ट डिफरेंट होता है वो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन होते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है इक्विवेलेंट प्रोटोन एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन का। यहाँ हमारी
एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म हो चुकी है। 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं अभी तक स्पेक्ट्रोस्कोपी के। आइए मूव करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की तरफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एट्रोपाइसोमेरिज्म? एट्रोपाइसोमेरिज्म का क्वेश्चन सेक्शन बी में लगातार आ रहा है। 4 पेपरों से लगातार ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, कभी एट्रोपाइसोमेरिज्म में के फॉर्म में, कभी कंपाउंड विदाउट कायरल कार्बन एटम जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं इस नाम से। तो समझते हैं एट्रोपाइसोमेरिज्म क्या होता है। एट्रोपाइसोमेरिज्म इस तरीके से समझ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण जो आइसोमेरिज्म अराइज होती है उसको हम एट्रोपाइसोमेरिज्म बोलते हैं। या फिर देख सकते हैं एट्रोपाइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री दैट अकर्स व्हेन अ सिंगल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल कैन नॉट रोटेट। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण जो आइसोमेरिज्म अराइज होती है उसको हम बोलते हैं एट्रोपाइसोमेरिज्म। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बाइफिनाइल डेरिवेटिव्स, इनमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं एटम नहीं होता है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने के कारण ये आपस में इसके जो आइसोमर होते हैं वो मिरर इमेज शो करते हैं, जैसे कि स्पाइरेन्स, जैसे कि एलीन डेरिवेटिव्स, ये सभी कंपाउंड एट्रोपाइसोमेरिज्म शो करते हैं। आइए मूव करते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। What are chiral drugs? Give the example of chiral drugs. जैसा कि नाम से ही शो कर रहा है, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हेंडेडनेस शो करती हैं। कह सकते हैं chirality is a property possessed by a molecule with such special arrangement of atom that cannot be superimposed on its mirror image, यानी कि जो हेंडेडनेस शो करें। फॉर एग्जाम्पल दिस, आप देख सकते हैं जो कंपाउंड ए है और कंपाउंड बी है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज शो कर। ड्रग्स दैट एग्जिबिट हैंडेडनेस, दैट इज एबिलिटी टू क्लासिफाई कायरल ऑब्जेक्ट्स इनटू राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड ऑब्जेक्ट्स आर रेफर्ड एज कायरल ड्रग्स। डियर लर्नर्स, हम जो ड्रग्स इनहेल करते हैं, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हम कायरल ड्रग्स की फॉर्म में इनहेल करते हैं, यानी कि वो दोनों आइसोमर का मिक्सचर होती हैं। अब हमारी बॉडी किसी एक पर्टिकुलर आइसोमर के लिए, जैसे कि आर या एस में से किसी एक के लिए तो कायरल सेलेक्टर होती है हमारी बॉडी, तो किसी एक के लिए तो डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी यानी कि जो डिजायरेबल प्रॉपर्टी है वो देगी, जबकि दूसरे आइसोमर के साथ हमारी बॉडी या वो जो फॉर्म होती है वो इनएक्टिव होती है। और वर्स्ट केस में ऐसा भी हो सकता है जो आइसोमर हम इनहेल कर रहे हैं वो हमारी बॉडी में एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करे। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि थैलिडोमाइड एक ड्रग है, इसका जो आर थैलिडोमाइड आइसोमर है वो एंजाइटी रिलीव करता है और ड्राउजीनेस प्रोड्यूस करता है। ये आर और एस के कॉम्बिनेशन में दवाई इनहेल की जाती है, जबकि जो एस थैलिडोमाइड है वो बर्थ डिफेक्ट कॉज करता है चाइल्ड में। इसी तरीके से आइबुप्रोफेन देख लीजिए आप, ये आर आइसोमर इसका टोटली इनएक्टिव होता है, जबकि जो एस आइसोमर है इसका वो एज अ पेन किलर यूज होता है। तो दे आर कायरल ड्रग्स। आई होप आपको आज ये बहुत हेल्प मिली होगी स्टीरियोकेमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी के स्पेशली क्वेश्चन से। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस की। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी एक वीडियो में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं एनएमआर के न्यूमेरिकल या आईआर के न्यूमेरिकल, उनको मैं सॉल्व कराऊँ। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, इससे आपको हेल्प मिली होगी। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है, हेल्प मिली है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।